हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। आज आप सभी के लिए पीजीटी भूगोल, टीजीटी भूगोल जो भी लोग ले रखे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट एक लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। 50 इसमें प्रश्न हैं और बहुत ही चुन चुन के इसमें प्रश्न रखे गए हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आप इसको सॉल्व करें और बताएं आपको कैसा लगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिए गए हैं, इस पर आपको विचार करना है। रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 0 से 10 के बीच होती है। रिक्टर एक स्केल है, पैमाना जिससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। इस मापनी में 0 से 10 के बीच नंबर होते हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। मार्केली स्केल में भूकंप की तीव्रता की गणना 1 से 12 के बीच होती है। जो मार्केली एक व्यक्ति थे, उन्होंने स्केल बनाई थी। इस पर भूकंप की तीव्रता की गणना के लिए 1 से 12 के बीच अंक हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर क्या है? सी। 1, 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। दोनों कथन यहाँ पर सही है। आप इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक एक कथन याद करते चलिए, समझते चलिए। भूसन्नतियाँ गतिशील होती हैं। जियोसिंक्लाइंस गतिशील होती हैं। बिल्कुल सही है पहला कथन। भूसन्नतियाँ भूगर्भिक इतिहास के कई युगों से गुजर सकती हैं। कई युगों से गुजर सकती हैं, बिल्कुल ये भी सही है। भूसन्नतियों का रूप सदैव एक सा रहता है। यह गलत है, क्योंकि भूसन्नतियों का रूप समय के अनुसार बदलता रहता है, उनकी आकृति बदलती रहती है। ठीक है। भूसन्नतियाँ प्रायः 2 दृढ़ खंडों के बीच होती हैं। यह बिल्कुल सही है। तो तीसरा गलत था, यही हमारा आंसर है। कौन सा गलत है यह पूछा गया था। तीसरा गलत है, सी वाला। तो आंसर है हमारा सी। ठीक है। तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक घर्षित पर्वत का उदाहरण नहीं है? घर्षित पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन, यानी कि अवशिष्ट पर्वत। तो कौन एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? सतपुड़ा अवशिष्ट पर्वत है, अरावली अवशिष्ट पर्वत है, महादेव अवशिष्ट पर्वत है, शिवालिक अवशिष्ट पर्वत नहीं है। यही हमारा आंसर है। 3 का आंसर है ए। ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते चलिए। चौथा प्रश्न। विटलेसी ने विश्व में कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का प्रयोग किया था? आप जानते हैं विटलेसी ने पूरे विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है, लेकिन उसने कितने मानदंडों के आधार पर ये 13 प्रकार बांटे थे? ऑप्शन आपके समक्ष हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग प्रैक्टिस हमारा सेट करते हल कर रहे हैं और उनको कुछ समझ नहीं आया और कन्फ्यूज हो गए, तो कमेंट कर देते हैं उल्टा सीधा कि इसका आंसर ये होगा। पहले आप किसी ऑथेंटिक बुक से आप देख लें, समझ लें, उसके बाद आप कमेंट किया करें। ठीक है। कभी कभी अगर गलती हो जाती है बाई चांस, तो मैं खुद एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अच्छे समझ लीजिए कि विटलेसी विश्व में कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का प्रयोग उसने किया था? आंसर कितना है? 5 सी। 5 मापदंड उसने अपनाए थे। मैं पांचों आपको बताता हूँ। पहला था फसल तथा पशु सहचर्य। फसल तथा पशु सहचर्य, भू उपयोग गहनता, कृषि उत्पाद का संसाधन तथा विपणन, मशीनीकरण का स्तर। ठीक है। और कृषि संबंध भवनों तथा अन्य संस्थाओं के प्रकार का संयोजन। तो यहाँ पे 6 हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 सॉरी 5 ही हैं, कंफ्यूज हो गए। ये सी आंसर है 5। फसल तथा पशु सहचर्य, भू उपयोग गहनता, कृषि उत्पाद का संसाधन तथा विपणन, मशीनीकरण का स्तर और कृषि संबंध भवनों तथा अन्य संरचनाओं का प्रकार संयोजन। तो 5 हैं। ठीक है। एक समय याद कर लीजिए। 5। विटलेसी ने विश्व में कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का प्रयोग किया था? 5 प्रकार बांटे थे प्रदेशों के 13। ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर है 4 का सी। 5वां। झारखंड में स्थित राखा प्रोजेक्ट किस खनिज से संबंधित है? झारखंड में स्थित राखा प्रोजेक्ट किस खनिज से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, आंसर है बी, तामा।
तांबे के लिए प्रसिद्ध है आपका राखा प्रोजेक्ट, तांबे के लिए, ठीक है। 5वें का पी बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न, भारत में प्रथम सफल लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? अब कई लोग इस पर कन्फ्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल एक एक चीज़ एक्यूरेट मैंने देख ली है, समझ ली है, बिल्कुल इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। भारत में प्रथम सफल लोहा इस्पात का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है डी, कुल्टी में। कुल्टी में, कुल्टी पश्चिम बंगाल में है। यह भारत का पहला सफल कारखाना था, यहाँ पर खोला गया था। सफल कारखाने की बात कही गई। 6 का डी हमारा आंसर है, ठीक है। 7वां प्रश्न भी बहुत अच्छा है, ये भी प्रश्न बहुत बार आता है, कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ खोला गया? ठीक, 2 प्रश्न हैं यहाँ पे। अगर मैं बताऊं, सीधा कोई प्रश्न पूछता है आपसे भारत का पहला सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ खोला गया, तब आप उसका आंसर लगाएंगे 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर कलकत्ता, ठीक। वो असफल रहा था। यहाँ पूछा गया सफल कारखाना, तो सफल कारखाना 1854 में मुंबई में लगाया गया था कवास जी डावर के द्वारा। तो आंसर यहाँ पर मुंबई है। पहला सूती वस्त्र का सफल कारखाना भारत का 1854 में मुंबई में खोला गया था, लगाया गया था। तो 7 का आंसर है बी। 8, निम्नलिखित लौह इस्पात संयंत्रों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम संयंत्रों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न पीजीटी में पिछली बार आया था। आप बिल्कुल गलती ना करें, इनको अच्छे से समझते चलें। उत्तर से दक्षिण इन लौह इस्पात संयंत्रों को आपको व्यवस्थित करना है। ये देख लीजिए, इनमें सबसे उत्तर में आएगा बोकारो, सबसे पहले बोकारो आएगा 1 नंबर पे। उसके बाद बोकारो के बाद जमशेदपुर 2 नंबर। उसके बाद आपका आएगा राउरकेला 3 नंबर और भिलाई सबसे दक्षिण में है 4 नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर यानी 3 पहले आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर सबसे पहले 1 यानी 3, और फिर आपका आएगा जमशेदपुर 4, उसके बाद 2 आएगा राउरकेला, भिलाई नंबर 1 वाला अंत में आएगा। 3 4 2 1, 3 4 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 8 का सी, 3 4 2 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कोयला क्षेत्र है, दूसरी तरफ अवस्थिति। कोयला क्षेत्र नदी घाटियों में अवस्थित हैं कई, तो उनके बारे में आपको देखना है। तालचेर कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है, बिल्कुल सही। कर्णपुरा झारखंड में दामोदर घाटी में है, यह भी बिल्कुल सही है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन घाटी में है, बिल्कुल सही। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र कृष्णा घाटी नहीं है, यही हमारा आंसर है। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में है। 9 का डी हमारा आंसर है, क्योंकि ये गलत है। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र गोदावरी घाटी, ठीक है। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वनस्पति प्रकार है, दूसरा क्षेत्र है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। यह जो वनस्पति प्रकार इधर दिया गया, यह भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की वनस्पति है, जिसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे मक्वी कहा जाता है भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में, सही है। फिम्बस दक्षिण कोरिया में नहीं कहा जाता, ये गलत है। चैपरल कैलिफोर्निया में कहा जाता है। मैटोरेल चिली में कहा जाता है। 3 सही है, गलत था बी। फिम्बस जो वनस्पति है यह दक्षिण कोरिया नहीं, दक्षिण अफ्रीका में मिलती है। फिम्बस दक्षिण अफ्रीका। 10 का बी गलत था, यही हमारा आंसर है, ओके। 11वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं? यहाँ पर भी वनस्पति और क्षेत्र का मिलान वाला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय क्षेत्र, बिल्कुल सही है। एपीफाइट्स जिन्हें कहते हैं। बबूल सहारा में मिलेगा, बिल्कुल सही। बायोबाब मानसूनी में नहीं मिलेगा। देवदार भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलेगा, सही है। आंसर क्या है? सी। बायोबाब एक प्रकार का वृक्ष होता है जो सवाना में मिलता है, मानसूनी क्षेत्र में नहीं मिलता, सवाना में, इसलिए 11 का सी गलत था, आंसर है सी। 12वां प्रश्न, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? देखिए, जो ये मध्य एशिया के देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, इन सब की राजधानी याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? याद करिए, आंसर लगाइए, क्या होगा? आंसर है डी, अश्काबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अश्काबाद। 12 का डी हमारा आंसर सही है। 13, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में किससे बड़े शिकार की भूमि कहा जाता है? यहाँ पर है किसे।
किसे बड़े शिकार की भूमि कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है कई जगहों पर, आपको ये पता होना चाहिए। आंसर क्या है? सी, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, तो इसलिए उस क्षेत्र को बड़े शिकार की भूमि कहा जाता है। 13 का सी हमारा आंसर सही है। 14, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बैगुओ कहाँ कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अलग अलग स्थानीय नाम है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बैगुओ कहाँ कहा जाता है? ये याद कर लीजिए नाम, बैगुओ। आंसर क्या है? बी, फिलीपींस। इन ऑप्शन में से आंसर क्या होगा? तो याद कर लीजिए, बैगुओ, फिलीपींस, एकदम याद कर लीजिए। 14 का बी हमारा सही आंसर है। 15, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। साला या सेला झील भारत के किस राज्य में है? साला या सेला झील भारत के किस राज्य में है? याद कर लीजिए, ऑप्शन आपके समक्ष है, बताइए क्या आंसर होगा। साला या सेला झील भारत के किस राज्य में है? आंसर क्या है? आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश। साला या सेला झील अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। 15 का बी हमारा सही आंसर है। 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी ट्रांस हिमालयन नदी है? ट्रांस हिमालयन मतलब हिमालय को पार करके बहती है, पूरा हिमालय तीनों श्रेणियाँ काट कर बहती है। इनमें से क्या आंसर होगा? आपको पता होगा, थोड़ा सा ये आसान प्रश्न है। आंसर क्या है? सी, सतलज नदी। सतलज नदी राजस्थान के पास से तिब्बत में निकलती है और हिमालय को काट कर बहती है, इसलिए ट्रांस हिमालयन रिवर है। 16 का सी हमारा आंसर है। 17, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था? वो था 1986। 1986 सी हमारा आंसर है। 17 का सी, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। इसके बाद ये देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, खूब पीसीएस आरओ वगैरह में खूब आता है और ये आ सकता है, और मतलब पीजीटी टीजीटी में। कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी और उसकी अवस्थिति, ठीक है, इंडाल्को, ये देखिए सब इंडाल्को, हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को ऐसे ही सब लिखा जाता है। और इंडाल्को मतलब इंडियन एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंडाल्को मतलब हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बाल्को मतलब भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो नाल्को नेशनल करके है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इंडाल्को की बहुत सारी यूनिट्स हैं, उसमें मुरी यहाँ पे दिया गया तो बिल्कुल सही है, इंडाल्को मुरी बिल्कुल सही। हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही। बाल्को विशाखापट्टनम ये गलत है। नाल्को कोरापुट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बाल्को वाला आंसर सही, क्योंकि गलत मैच है। बाल्को जो है एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में नहीं है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। बाल्को कंपनी कहाँ पर है? कोरबा छत्तीसगढ़। 18 का सी आंसर है। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, गलती बिल्कुल ना करें। 18 का सी। 19, आधुनिक भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा किससे संबंधित है? किस से यहाँ पे था, आप इसको समझ लीजिए, अंडरस्टूड रखिए इतना। आधुनिक भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा किससे संबंधित है? सीधे रट्टा मान लीजिए इस टाइप के प्रश्नों को। रिचर्ड हार्टशोर्न से संबंधित है क्षेत्रीय विभेदन। ये असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, रिचर्ड हार्टशोर्न। 19 का बी बिल्कुल सही है। 20, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिए गए हैं, बहुत अच्छे 2 कथन हैं, देखिए। सारगैसो सागर के जल में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सारगैसो सागर के जल में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, बिल्कुल सही। लवणता लगभग 37/1000 है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक में पाया जाता है। यह एक जो शैवाल है उसके नाम से सारगैसो सागर इसका नाम पड़ गया, ठीक है। तो पहला सही है। दूसरा, सारगैसो सागर ऐसा सागर जिसकी कोई सीमा नहीं है, यह भी सही है। इसकी कोई सीमा थोड़ी ना है, उत्तरी अटलांटिक के बीच में है, चारों तरफ उसके समुद्री धाराएं चलती, बीच में एक क्षेत्र बन गया है, वो सारगैसो सागर कहा जाता है। वहाँ पर सारगैसो नामक एक शैवाल बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या होगा? सी, 1, 2 दोनों बिल्कुल सही है। 20 का सी हमारा आंसर है। 21, गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? गेसिर जो है किस द्वीप का महान गीजर है? गीजर या गेजर आप कहें, ये क्या होते हैं? गर्म जल के स्रोत होते हैं जिससे गर्म जल निकलता रहता है। तो गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? इसका आंसर है आइसलैंड। ये आइसलैंड में पाया जाता है गेसिर, आइसलैंड की भाषा में है ये गेसिर नाम इसका, ठीक है। किसका? सी हमारा आंसर है। देखिए 22वां बहुत अच्छा प्रश्न है।
चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे लटकता है क्या कहलाता है? चूना पत्थर की चट्टानें जो कास्ट प्रदेश होता है वहाँ पर बहुत सारी हम लोग ने शिलाकृतियाँ देखी। कंदरा है, कंदरा में जो ऐसे लटकती हुई शिलाकृतियाँ बन जाती हैं वो पूछा गया कि उसे क्या कहते हैं। कुछ शिलाकृतियाँ इस तरीके से बन जाती हैं जिसे हम लोग स्तंभ कहते हैं, कुछ शिलाकृतियाँ नीचे से होती हैं। तो जो छत से लटकने वाली शिलाकृतियाँ हैं उनको क्या कहते हैं? स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट, सी वाला स्टेलेक्टाइट, ये स्टेलेक्टाइट है। और जो नीचे वाली है ये स्टेलेग्माइट है। नीचे वाली स्टेलेग्माइट है, बीच वाला कंदरा स्तंभ कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या है? जो नीचे लटकती है गुफा में ऐसे, उसको स्टेलेक्टाइट कहते हैं। 22 का सी हमारा आंसर है। 23, डब्ल्यू डेविस यानी विलियम डेविस ने निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन किया? तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है। सागरीय अपरदन चक्र उन्होंने दिया, हिमानीय अपरदन चक्र दिया, कंदरा निर्माण का सिद्धांत भी दिया, सभी। यहाँ पर आंसर है सभी। विलियम मॉरिस डेविस ने ये सब दिया है। आंसर क्या है? डी, 23 का डी। 24, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? ये बहुत ही सिंपल सरल प्रश्न है, सबको ही पता होगा। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में, वी आकार की घाटी नदी द्वारा बनती है। 24 का ए हमारा आंसर है। 25, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। इसका आंसर है रॉकी। रॉकी जो है आप इसको जान रहे हैं कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और जल विभाजक का काम करता है। ये इस तरीके से यहाँ पे है, तो जल विभाजक का काम करता है, महाद्वीपीय जल विभाजक का काम करता है। 25 का बी हमारा आंसर है, रॉकीज। 26, निम्नलिखित में से कौन सा शक मेसोजोइक का भाग नहीं है? ऐसा भी प्रश्न पीजीटी 2021 में आ चुका है, इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शक यानी पीरियड मेसोजोइक का भाग नहीं है? तो मेसोजोइक का भाग कौन सा नहीं है, ये अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका आंसर है डिवोनियन। जुरैसिक, ट्रियासिक, क्रिटेशियस ये मेसोजोइक के भाग हैं। डिवोनियन इसका भाग नहीं है। डिवोनियन पीरियड पैलियोजोइक का भाग है। किसका है? पैलियोजोइक का। ये जियोग्राफिकल टाइम स्केल को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। 26 का बी आंसर है। 27, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान जैविक तत्वों से निर्मित नहीं है? कौन सी अवसादी चट्टान जैविक तत्वों से निर्मित नहीं है? चूना पत्थर जैविक है, कोयला जैविक है, पीट जैविक है। आंसर क्या है? जिप्सम। जिप्सम रासायनिक तत्वों से बना है। 27 का डी, जिप्सम रासायनिक तत्वों से बना है। 27 का डी आंसर है। 28, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय मेखला के अंतर्गत नहीं आता है? आप जान रहे हैं रिंग ऑफ फायर जो प्रशांत महासागर के किनारे किनारे फैला है, ज्वालामुखियों की एक पट्टी है रिंग ऑफ फायर। तो ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागर मेखला के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? ज्वालामुखी आपको देखना है, कोटोपैक्सी आता है, रेनियर आता है, ताल आता है, बैरन द्वीप इसका आंसर है। बैरन द्वीप इंडिया का एक ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में, तो वो इस पट्टी का परिप्रशांत मेखला का भाग नहीं है। 28 का डी हमारा एग्जैक्ट सही आंसर है। 29, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिए गए हैं और कोशिश की है हर एक टॉपिक का सबसे बेस्ट प्रश्न आपको दे पाऊँ, ये मैंने कोशिश की है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिए गए हैं। फ्यूम रोल से तात्पर्य एक ऐसे छिद्र से है जिसके सहारे गैस व जलवाष्प निकलती है। आप भूल जाएंगे फ्यूम रोल क्या होता है, इसलिए इसको डाला है। फ्यूम रोल से तात्पर्य एक ऐसे छिद्र से है जिसके सहारे गैस तथा जलवाष्प निकलती है, बिल्कुल सही। अगली लाइन, ऐसे धुआंरे जिनमें अधिक मात्रा में गंधक निकलता है उन्हें सोफल तारा कहते हैं। याद कर लीजिए, 2 शब्द आया है, फ्यूम रोल यहाँ पर आया, एक सोफल तारा है। क्या होता है? दोनों स्टेटमेंट में क्लियर है, दोनों बिल्कुल सही हैं। आंसर क्या है? सी। पहला सही दूसरा सही, आंसर क्या है? सी। 29 में सी आंसर है। 1, 2 दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आगे चलिए, 10 सहस्त्र धूम्र घाटी कहाँ है? 10 सहस्त्र धूम्र घाटी कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी याद कर लीजिए। 10 सहस्त्र धूम्र घाटी, यह भी आपके फ्यूम रोल्स जो धुआंरे होते हैं उससे संबंधित है। आंसर क्या है? अलास्का। 10 सहस्त्र धूम्र घाटी कहाँ है? अलास्का में है। 30 का सी आंसर है, इसको याद कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 31वां प्रश्न,
निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिए गए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, महा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 5 स्टार आप इसको दे दीजिएगा, 100% आपको मिल सकता है। और कई लोग इसको पहली बार देख रहे होंगे और कई लोग देखे होंगे तो सही से समझ नहीं पा रहे होंगे। याद कर लीजिए इस सिद्धांत को। पहला स्टेटमेंट, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन H.F. रीड ने किया है। याद कर लीजिए इस व्यक्ति का नाम। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन H.F. रीड ने किया है, बिल्कुल सही। इस सिद्धांत का संबंध ज्वालामुखी उद्गार से है, नहीं है, गलत है, काट दीजिए। केवल एक सही आंसर क्या है? एक। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन H.F. रीड ने किया है। यह भूकंप के कारणों से संबंधित है, यानी कि भूकंप से संबंधित है। याद कर लीजिए 31 का यहाँ पर केवल एक सही है, ए आंसर है। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत H.F. रीड का जो है भूकंप के कारणों से संबंधित है, 31 का ए। 32वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राज्य है, लिंगानुपात है, आपको यहाँ पर देखना है। सरल सरल ही लगभग मैंने मैच किए हैं, आप पकड़ पाएँ तो अच्छी बात है। हरियाणा का लिंगानुपात इंडिया में सबसे कम था राज्यों में, तो 897 सही है। उत्तर प्रदेश का 920 गलत है। केरल 1084 सही है। दमनदीप 618 सभी राज्य और केंद्र शासितों में सबसे कम, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलत मैच किसका था? उत्तर प्रदेश का। अब एक चीज़ आपसे सिर्फ पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश का 920 यहाँ दिया है, ये तो गलत है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? अगर आपको पता है कृपया करके आप कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। 32 का बी। 33, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है? जब निम्नलिखित लिखा होता है किसी प्रश्न में तो इसका मतलब होता है इन्हीं 4 में से आपको आंसर बताना है। वैसे आपसे पूछ लेंगे किसका साक्षरता दर सर्वाधिक है, तब तो आप सीधे तुरंत उठाएंगे, मार देंगे केरल। लेकिन यहाँ पर इन 4 में से बताइए किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख के बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आंसर है? मिजोरम सी, क्योंकि मिजोरम का है साक्षरता दर 91.3। गोवा का कितना है? 88.7। त्रिपुरा का है 87.2। हिमाचल प्रदेश का है 82.8। तो सबसे ज़्यादा मिजोरम का है, आंसर मिजोरम हो गया। वैसे ओवरऑल 94% केरल का है, ठीक। यहाँ पर 33 का आंसर है सी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलिए। 34वें, भारत में लिंगानुपात की गणना करने के लिए कितने पुरुषों पर महिलाओं की गणना की जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है और सिंपल भी, बहुत सिंपल है। भारत में जो लिंगानुपात निकाला जाता है उसके लिए कितने पुरुषों पर महिलाओं की गणना की जाती है? अमेरिका में 100 पुरुषों पर महिलाओं की गणना की जाती है, उनका अलग अपना सिस्टम है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या निकाली जाती है। भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या निकाली जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 था, ठीक है। 34 का सी आंसर है। 35, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का कौन सा चौथा बड़ा धार्मिक समूह है? चौथा बड़ा धार्मिक समूह है। पहला भैया कौन है? हिंदू हैं। दूसरे नंबर पे कौन है? मुस्लिम है। तीसरे नंबर पे कौन है? बताइए तीसरे पे क्या होगा? तीसरे पे ईसाई हैं। और चौथे पे कौन है? आंसर है बी, सिख। भारत का चौथा बड़ा धार्मिक समूह सिख समुदाय है। आंसर है 35 का बी, याद करिए, ठीक है। 36, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ करी गई? आंसर सीधी डी है, अच्छे समझ लिए, लातूर महाराष्ट्र में। लातूर महाराष्ट्र, याद करिए, 36 का डी आंसर है। 37, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नेशनल पार्क हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं। दाचीगम, जम्मू कश्मीर। दाचीगम फेमस है हंगुल के लिए। हंगुल एक प्रकार का हिरण है, उसकी प्रजाति के लिए कई बार प्रश्न आया है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, मुल्लेम झारखंड में नहीं है, यही हमारा आंसर है। 37 का डी आंसर है। मुल्लेम जो है वो गोवा में है, मुल्लेम नेशनल पार्क गोवा में है। 37 का डी हमारा आंसर है। 38,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा से कथन सत्य है? यह पहला जो स्टेटमेंट है गुरु, ये पीजीटी टीजीटी में आया था पिछली बार 2021 में किसी एक में, याद कर लीजिए, इसलिए ये सब डाला है। जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट की अवधारणा सबसे पहले ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में अपने शोध प्रश्न पत्र में प्रस्तुत की थी। बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए, रट्टा मार लिए। हॉट स्पॉट की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की थी नॉर्मन मायर्स ने 1988 में। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजन ने किया। बायोडाइवर्सिटी जो शब्द था उसका सबसे पहले प्रयोग वाल्टर जी रोजन ने किया था। दोनों सही हैं। आंसर क्या है? सी। 38 का आंसर है सी। 1, 2 दोनों बिल्कुल सही हैं और बहुत अच्छा प्रश्न है, याद करिए। 39, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय नहीं, गैर नवीकरणीय। तो गैर नवीकरणीय सीधे तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा कोयले से बनती है, ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, बाकी सब नवीकरणीय ऊर्जा है। 39 का आंसर है हमारा सी। 40, हरियाली परियोजना का संबंध किससे है? हरियाली परियोजना का संबंध किससे? यह एक भारत में नियोजन क्षेत्र से संबंधित एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हरियाली परियोजना का संबंध किससे? जल सांभर विकास से। जल सांभर विकास से हरियाली परियोजना का संबंध है। 40 का आंसर है सी। याद करिए, समझते चलिए। 41, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है, देख लीजिएगा। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, भारत में शुष्क भूमि खेती उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ये बात बिल्कुल सही है। क्या है? भारत में शुष्क भूमि खेती उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। बिल्कुल सही है पहला। दूसरा, पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें अमन, औस, बोरो उगाई जाती हैं। एकदम दिमाग में डाल लीजिए, रट्टा मार लीजिए, दोनों बातें सही। आंसर क्या है? सी। 41 का सी। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, अच्छे से पढ़िए। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक खनन नगर नहीं है? भारत का एक माइनिंग सिटी कौन सा नहीं है? भाई देखते हैं। रानीगंज एक माइनिंग सिटी है, कोयला निकाला जाता है, पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में है। अंकलेश्वर गुजरात में है, खनिज तेल मिलता है। कोरापुट छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट मिलता है। चंडीगढ़ हमारा आंसर है, क्योंकि चंडीगढ़ एक प्रशासनिक शहर है, खनन शहर थोड़ी ना। वेयर इसका डी हमारा आंसर है। 43, भारत में सूरमा घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है, समझ लीजिए इसको। भारत में सूरमा घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर क्या होगा बताइए? 4 ऑप्शन है, लगाइए क्या होगा। आंसर है डी। सूरमा घाटी खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। असम राज्य में है सूरमा घाटी खनिज तेल के लिए। 43 का डी आंसर है। 44, पल्लीवासल की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? रट्टा मार लीजिए, पूरी लिस्ट बना के जल विद्युत परियोजनाओं की रट्टा मार लीजिए, ताप विद्युत परियोजनाओं की रट्टा मार लीजिए भैया, पक्का प्रश्न आएगा। पल्लीवासल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? आंसर क्या होगा बताइए? पल्लीवासल, बताइए 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 क्या होगा इसका आंसर? पल्लीवासल आंसर है केरल। 44 का बी बिल्कुल सही है। पल्लीवासल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, 44 का बी। ठीक है। 45, इनमें से कौन सा ताप विद्युत ग्रह उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सा ताप विद्युत ग्रह उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ओबरा यूपी में है, परीक्षा यूपी में, हरदुआगंज यूपी में, रोखिया नहीं है, रोखिया त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में है रोखिया ताप विद्युत ग्रह। आंसर क्या है? डी। 45 का आंसर है डी। अच्छे से याद करिए, समझते चलिए। 46, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ यूरेनियम क्षेत्र, दूसरी तरफ राज्य। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा है। कौन सही सुमेलित नहीं है? जादूगोड़ा झारखंड में है, बिल्कुल सही। डोमिया सियात यूरेनियम क्षेत्र मेघालय में है, याद करिए, ये नहीं पता होगा आप लोगों को। लंबापुर उड़ीसा में है, ये नहीं। रोहिल घाटेश्वर राजस्थान, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हुआ? सी। लंबापुर यूरेनियम क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। कई बार अगर आपको शहर क्षेत्र पता होगा कि किस राज्य में, तब भी आपका मिलान सही हो सकता है। तो 46 का सी हमारा आंसर, क्योंकि ये लंबापुर उड़ीसा में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। 46 का सी। 47, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा बताइए? काराकुम जो आपका है मरुस्थल किस देश में है? तुर्कमेनिस्तान। सी हमारा आंसर है। 47 का सी, तुर्कमेनिस्तान। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में। 47 का डी सी हमारा आंसर है। आगे बढ़िए। 48,
ये भैया पुस्तक बहुत निकाली अच्छी मैंने, भैया याद कर लीजिए इसको, ये पक्का आएगी, मुश्किल से ढूंढ के निकाला इसको। रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन, पिछली बार पूछा गया था द पीपल ऑफ इंडिया हर्बर्ट रिजले की, इस बार यही पूछी जाएगी। आजकल एकदम प्रिंट हो रहा है पेपर, यही रखा मिलेगा। रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर देखिए क्या होगा, बी एस गुहा, याद कर लीजिए सी। 48 का सी बिल्कुल सही आंसर है, याद कर लीजिए, रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन, सी आंसर है। 49, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज संगठन किस वर्ष बना? यानी ओपेक, इसका नाम आपने शॉर्ट फॉर्म में सुना होगा, ओपेक। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का गठन किस वर्ष हुआ? 1960, याद कर लीजिए 1900, ओपेक बना था 1960। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। 49 हो गया। अंतिम प्रश्न है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आपको पता भी होगा, ढाका। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। अच्छे प्रश्न थे भाई, बहुत मेहनत लगती है, बड़ी मुश्किल से बना पाता हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट करिए। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।